बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट आज हम क्लास 10 फिजिक्स बुक के यूनिट 10 एंड 11 के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं। स्टूडेंट ये दो चैप्टर्स के मैंने समझा कि हम इसको इकट्ठा ही सॉल्व कर लें क्योंकि ये लेक्चर बहुत छोटा होने वाला है। तो लेक्चर सीरीज में हमारे पास ये लेक्चर नंबर 8 है। तो आइए चल के देखते हैं कि किस तरह हम इन एमसीक्यूज को सॉल्व कर सकते हैं या सीख सकते हैं। स्टूडेंट पहले हम डिस्कस करते हैं यूनिट 10 के एमसीक्यूज और यूनिट 10 के एमसीक्यूज में जो पहला हमारे पास एमसीक्यू है वो ये है कि व्हाई इज वाटर यूज्ड इन रेडिएटर ऑफ ऑटोमोबाइल्स एज ए कूलेंट। वाटर को ही हम क्यों यूज करते हैं ऑटोमोबाइल्स के रेडिएटर्स में कूलेंट के तौर पर। क्यों? इट इज़ इजीली अवेलेबल, क्योंकि ये इजीली अवेलेबल है। इट इज़ लो कॉस्ट और फ्री। इट हैज़ लार्ज स्पेसिफिक हीट। मेन रीज़न जो है इसका लार्ज स्पेसिफिक हीट है, यानी ये मैक्सिमम हीट को एब्जॉर्ब कर सकता है। इस वजह से हम इसको यूज़ करते हैं, इसकी स्पेसिफिक हीट ज़्यादा होने की वजह से। तो राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन सी। नेक्स्ट स्टूडेंट जो एमसीक्यू नंबर 2 है वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ कंडक्शन। कंडक्शन की बेस्ट एग्जांपल क्या है? कंडक्शन बेसिकली क्या है? कंडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सॉलिड्स में हीट ट्रांसफर होती है, यानी सॉलिड में एटम्स की वाइब्रेशन से या इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट से जो हीट ट्रांसफर होती है उसको हम कंडक्शन कहते हैं। तो सॉलिड्स के अंदर जो हीट ट्रांसफर होगी वो हम कंडक्शन कहेंगे। तो इसमें से कौन सी एग्जांपल है? मेटल स्पून बिकम हॉट व्हेन प्लेस्ड इन बॉइलिंग वाटर। अब मेटल स्पून क्या है? सॉलिड है, ये गर्म हो जाती है जब आप इसको वाटर में रखते हैं। तो राइट आंसर इसका यही है। आगे देखें कि वार्म एयर राइजिंग नियर द हीटर। अब ये कन्वेक्शन है, क्योंकि फ्लूइड्स के अंदर, गैसेस के अंदर या लिक्विड्स के अंदर हीट ट्रांसफर होना, ये हमारे पास कन्वेक्शन कहलाता है। सनलाइट वार्मर द सरफेस ऑफ अर्थ, ये रेडिएशंस है। और माइक्रोवेव ओवन, ये भी हमारे पास रेडिएशंस है। लेकिन यहाँ ये जो हीट है इसकी वजह से हम इसको कहेंगे। राइट आंसर है जी ऑप्शन ए। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास है कि विच कॉम्बिनेशन ऑफ हीट ट्रांसफर मेथड वुड बी डोमिनेट व्हेन यू प्लेस योर हैंड नियर बट नॉट टचिंग अ फायर। यानी जब आप फायर को टच नहीं कर रहे और उसके करीब हाथ रख रहे हैं, हाथ को गर्म करने के लिए। सर्दियों के अंदर अमूमन इस तरह होता है। तो कौन सा मेथड है, कौन से मेथड में हीट ट्रांसफर हो रही है जो डोमिनेंट है? तो इसमें यह है कि कंडक्शन और रेडिएशन। तो कंडक्शन में ये होता है कि फिजिकली आप टच कर रहे हैं तो तब कंडक्शन होगी, लेकिन फिजिकली आप टच नहीं कर रहे आप फायर को, तो यहाँ जो है वो एयर के साथ आपका हाथ जो है वो थर्मली कांटेक्ट में है, इस वजह से कन्वेक्शन है एक, और दूसरा है रेडिएशन। तो राइट आंसर है जी ऑप्शन सी, जिसमें रेडिएशन और कन्वेक्शन के थ्रू हीट ट्रांसफर होगी। इसी तरीके से नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 4 है कि व्हाट इज द सिंबल एंड व्हाट इज द यूनिट ऑफ हीट कैपेसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हीट कैपेसिटी की क्या सिंबल है या क्या उसका यूनिट क्या है? तो यहाँ सिंबल का तो वो नहीं है। यहाँ देखें कि जो यूनिट उन्होंने पूछी है हीट कैपेसिटी की, ये दो टर्म्स हैं। एक है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और एक है हीट कैपेसिटी। इसको हमने बहुत अच्छे से अपने लेक्चर में समझा है। यहाँ मैं उस तरह से डिस्कस नहीं करने वाला, लेकिन यहाँ मैं इतनी सी बात बता दूं कि जब भी स्पेसिफिक वर्ड आएगा तो आपने इसका मतलब लेना है कि कुछ मैस इंक्लूड है। तो जब स्पेसिफिक नहीं होगा तो मैस इंक्लूड नहीं होगा। तो जब मैस इंक्लूड नहीं होगा तो उसकी यूनिट जो केजी है वो भी हम इंक्लूड नहीं करेंगे। अब इसमें देखें कि केजी इधर भी बी ऑप्शन में भी है, सी में भी है और डी में भी है, और यहाँ स्पेसिफिक वर्ड नहीं है, तो ये तीनों ऑप्शन नहीं हो सकते। तो जो राइट आंसर है वो इसका ऑप्शन ए है, विच इज जाउल पर डिग्री सेल्सियस। तो इसमें स्पेसिफिक नहीं है, यानी अगर जब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती तो जाउल पर केजी डिग्री सेल्सियस होता। लेकिन यहाँ स्पेसिफिक का वर्ड नहीं है, तो हम यहाँ लिखेंगे जाउल पर सेल्सियस, और जाउल पर केल्विन भी लिख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है जी ऑप्शन ए। नेक्स्ट मूव करते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास जो एमसीक्यू नंबर 5 है वो ये है कि इफ द सेम अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी सप्लाई टू इक्वल मैसेज ऑफ वाटर एंड कॉपर, व्हाई डज द टेम्परेचर ऑफ कॉपर इंक्रीजेस फास्टर। अब एक इक्वल अमाउंट की आप हीट एनर्जी दे रहे हैं पानी को भी और कॉपर को भी, लेकिन कॉपर का टेम्परेचर ज़्यादा क्यों राइज हो जाता है?
क्यों ज़्यादा राइज हो जाता है? क्योंकि कॉपर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है वो लोअर है। ये इसका राइट आंसर है। इस वजह से ये ज़्यादा जो है वो जल्दी इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। इसको हमने अच्छे से समझा है अपने लेक्चर नंबर 2 में, जो यूनिट 10 के लेक्चर नंबर 2 है, उसको अगर आप दोबारा देखें तो आपको ये बात समझ आ जाएगी, जिसमें वो ड्राई सैंड है और दूसरी तरफ वाटर है। तो हमने देखा है कि जो सैंड का टेम्परेचर है वो जल्दी इंक्रीज हो जाता है और जल्दी फॉल भी कर जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम है। नेक्स्ट मूव करते हैं एमसीक्यू नंबर 6 की तरफ। द ट्रांसफर ऑफ हीट दैट टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ डेंसिटी डिफरेंस इन द फ्लूइड। तो डेंसिटी डिफरेंस की वजह से जो हीट ट्रांसफर होती है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं कन्वेक्शन। वैसे भी फ्लूइड्स के अंदर जो हीट ट्रांसफर होती है इसको हम कन्वेक्शन ही कहते हैं। एमसीक्यू नंबर 7 हमारे पास है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्लेन व्हाई द अर्थ एक्सपीरियंस मोर हीट फ्रॉम द सन दैट द मून। अब अर्थ ज़्यादा गर्म क्यों होती है मून के मुकाबले में? इसकी क्या रीज़न है? डिस्पाइट बीइंग ऑलमोस्ट द सेम डिस्टेंस अवे, यानी अगरचे दोनों का जो डिस्टेंस है वो सन से इक्वल ही है, आप कंसिडर करें, और फिर भी अर्थ जो है वो ज़्यादा गर्म क्यों हो जाती है? तो इसका ऑप्शन ए है कि अर्थ इज़ बेटर कंडक्टर देन द मून। अर्थ अच्छा कंडक्टर है इस वजह से। तो ये बात नहीं है। अर्थ हैज़ ग्रीन हाउस गैसेस, ये बात है कि अर्थ के पास ग्रीन हाउस गैसेस हैं जो हीट को ट्रैप कर लेती हैं। जब ये हीट अर्थ के साथ रिफ्लेक्ट होकर बाउंस बैक होती है तो बहुत सारा हिस्सा इसका ट्रैप कर लिया जाता है बाय द ग्रीन हाउस गैसेज, विच इज़ कार्बन डाइऑक्साइड और मोनोऑक्साइड और इस तरह की जो गैसेज हैं वो क्या करती हैं कि इस ग्रीन हाउस गैसेज जो हैं वो हीट को ट्रैप कर लेती हैं, जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो राइट आंसर है जी ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखें कि डल ब्लैक कलर ऑन द सरफेस इज द बेस्ट एब्जॉर्बर ऑफ द रेडिएशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट रेडिएटर। अच्छा ये देखें, यहाँ ये कहा जा रहा है कि जो डल ब्लैक कलर होता है वो अच्छा एब्जॉर्बर होता है। तो जो ऑब्जेक्ट जितना अच्छा एब्जॉर्बर होगा या जो सरफेस जितनी अच्छी एब्जॉर्बर होगी उतनी अच्छी इमिटर भी होगी, उतनी अच्छी रेडिएशंस को इमिट भी करेगी। तो ये डल ब्लैक सरफेस ही बेस्ट रेडिएटर होगा। तो आंसर हमारे पास राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट मूव करते हैं स्टूडेंट एमसीक्यू नंबर 9 की तरफ। स्टूडेंट एमसीक्यू नंबर 9 हमारे पास है कि हाउ डज इनहांस ग्रीन हाउस इफेक्ट कंट्रीब्यूट टू द ग्लोबल वार्मिंग। ग्रीन हाउस इफेक्ट किस तरह ग्लोबल वार्मिंग में कंट्रीब्यूट कर रहा है? इट इंक्रीज द अर्थ एबिलिटी टू रिफ्लेक्ट द सोलर रेडिएशन। ये अर्थ की जो एबिलिटी है रिफ्लेक्शन की उसको इंक्रीज कर रहा है। तो ऐसा नहीं है। इट ट्रैप मोर हीट इन द अर्थ एटमॉस्फेयर राइजिंग द ग्लोबल वार्मिंग। तो ये बात ठीक है कि ये जो है ज़्यादा हीट को ट्रैप करता है अर्थ एटमॉस्फेयर में, और जिसकी वजह से ग्लोबल टेम्परेचर राइज हो जाता है। नेक्स्ट मूव करते हैं एमसीक्यू नंबर 10 की तरफ, विच इज़ व्हाट इज़ द प्राइमरी ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड द मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स। टेक्टोनिक प्लेट्स को मूव करने के लिए प्राइमरी जो ड्राइविंग फोर्स है वो कौन सी है? तो बेसिकली ये है मेंटल कन्वेक्शन करंट। मेंटल के अंदर जो कन्वेक्शन करंट है उसकी वजह से जो ये मूवमेंट्स होती है टेक्टोनिक प्लेट्स की, इसका रीज़न है टेक्टोनिक प्लेट को मूव करना, यानी इस वजह से टेक्टोनिक प्लेट्स मूव करती हैं। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 11 है कि विच लेयर ऑफ द अर्थ कंपोज्ड ऑफ पार्शियली मोल्टन रॉक दैट कैन फ्लो स्लोली। कौन सी अर्थ की लेयर है जिसमें पार्शियली मोल्टन रॉक होते हैं? मोल्टन कहते हैं पिघले हुए रॉक। पिघले हुए रॉक कहाँ होते हैं? और ये हमारे पास है जी, ये बेसिकली मेंटल के अंदर होते हैं, कोर के अंदर नहीं होते, मेंटल के अंदर होते हैं। तो एस्थीनोस्फीयर जो है, एस्थीनोस्फीयर के अंदर ये जो ऑप्शन बी है इसके अंदर ये एग्जिस्ट करते हैं। एमसीक्यू नंबर 12 है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स इन मोस्ट डायरेक्टली एसोसिएटेड विद राइजिंग सी लेवल, यानी कौन से एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स है जिसकी वजह से सी लेवल जो है वो राइज हो जाता है? तो उसकी जो रीज़न है वो है ह्यूरिकेन्स, ऑप्शन सी। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास हम मूव करेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, विच इज़ चैप्टर नंबर 11। स्टूडेंट यहाँ हमारे पास यूनिट 11 के एमसीक्यूज ओपन है और इसमें जो पहला एमसीक्यू है वो ये है कि ड्यूरिंग द हॉट समर डे मेटल ब्रिज माइट एक्सपेंड स्लाइटली, दिस एक्सपेंशन इज काज्ड बाय। यानी गर्मियों के दिनों में जो मेटल ब्रिज होते हैं, लोहे के जो पुल होते हैं, वो थोड़े एक्सपैंड हो जाते हैं। वो क्यों एक्सपैंड हो जाते हैं? उसके ऑप्शन गिवन है कि ब्रिज रस्टिंग एंड वीकिंग, कि ब्रिज को रस्ट लगा है, जंग लगा है और वो वीक हो गया है, इस वजह से एक्सपेंशन हुई है। ऑप्शन बी है कि द मेटल एटम इन द ब्रिज वाइब्रेटिंग मोर इंटेंसली। एटम है जो ब्रिज के अंदर मेटल एटम है वो ज़्यादा वाइब्रेशन कर रहे हैं, ज़्यादा वाइब्रेशन की वजह से एक्सपेंशन हो रही है।
और ऑप्शन सी है द वेट ऑफ द कार्स ड्राइविंग ओवर द ब्रिज, यानी लोडेड कार्स जो हैं वो जो ड्राइव कर रहे हैं ब्रिज के ऊपर, तो इसका रीज़न ये है। और जो ऑप्शन डी है डिक्रीज इन द एयर प्रेशर अराउंड द ब्रिज, तो इसका मेन रीज़न जो है या इसका रीज़न जो है, मेन रीज़न क्या जो इसका रीज़न है वो है ऑप्शन बी विच इज़ द मेटल एटम इन द ब्रिज वाइब्रेटिंग मोर इंटेंसली, कि जब आप हीट करेंगे या गर्मियों के अंदर उनको हीट मिलेगी तो उसके एटम ज़्यादा ज़्यादा इंटेंसली वाइब्रेट करेंगे, जिसकी वजह से मेटल में एक्सपेंशन होगी। तो इसका राइट आंसर है जी ऑप्शन बी। नेक्स्ट स्टूडेंट मूव करते हैं एमसीक्यू नंबर 2 की तरफ। स्टूडेंट एमसीक्यू नंबर 2 जो हमारे पास है वो ये है कि फॉग फॉर्म्स ऑन अ कोल्ड विंडो पैन इन द मॉर्निंग विच चेंज ऑफ स्टेट इज अकरिंग। जो फॉग फॉर्म होती है कोल्ड विंडो के ऊपर वो कौन सी स्टेट होती है? मेल्टिंग होती है। तो मेल्टिंग में तो बेसिकली हमारे पास सॉलिड से लिक्विड स्टेट में कन्वर्जन जो है वो उसको हम मेल्टिंग कहते हैं, और बॉइलिंग हमारे पास लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में कन्वर्जन को बॉइलिंग कहते हैं, लेकिन इसके लिए स्पेसिफिक टेम्परेचर होना भी ज़रूरी है। कंडेंसेशन क्या है? कंडेंसेशन ये है कि गैसियस स्टेट से मॉलिक्यूल दोबारा लिक्विड स्टेट में चले जाएं, गैस से मॉलिक्यूल दोबारा लिक्विड में चले जाएं, लिक्विड फेज में चले जाएं, वापस लिक्विड फेज में आ जाएं, इसको कंडेंसेशन कहते हैं। तो जो फॉग बनती है विंडो के ऊपर, यानी अगर आपने देखा हो कि गिलास विंडो है तो उसके ऊपर जो पानी के ड्रॉपलेट आ जाते हैं बेसिकली उसको ये फॉग कह रहे हैं। तो वो जो बनती है तो उसमें क्या होता है कि गैसियस पार्टिकल दोबारा लिक्विड फॉर्म हो रहे होते हैं, इस वजह से ये जो प्रोसेस है इसको हम कहेंगे कंडेंसेशन। तो राइट आंसर है जी ऑप्शन सी। नेक्स्ट स्टूडेंट है कि विच प्रोसेस इन्वॉल्व्स द चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम गैस टू सॉलिड। गैस से सॉलिड में चेंज होना विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड फेज। गैसेस से सॉलिड में, सॉलिड से गैसेस में आना इसको हम सब्लिमेशन कहते हैं, लेकिन गैसेस से सॉलिड में जाना ये हम इसको हम कहते हैं डिपोजिशन। नेक्स्ट स्टूडेंट है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज, बॉइलिंग पॉइंट क्या है? 212 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस में 212 डिग्री नहीं होता, 100 होता है, 100 सेल्सियस होता है, लेकिन यहाँ 100 केल्विन है, तो डिग्री फ़ारेनहाइट में हमारे पास 212 फ़ारेनहाइट में होता है। तो राइट आंसर है जी ऑप्शन बी। नेक्स्ट स्टूडेंट है कि जाउल पर केजी, केल्विन इज द यूनिट ऑफ। जाउल पर केजी, अब यहाँ देखें कि केजी आया, तो केजी जब भी आएगा तो आपने माइंड में रखना है कि ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की यूनिट होगी। हीट कैपेसिटी की जो यूनिट होती है वो जाउल पर केल्विन और डिग्री सेल्सियस होती है, स्पेसिफिक के लिए केजी आ जाता है। तो राइट आंसर है जी ऑप्शन ए। नेक्स्ट स्टूडेंट देखें एमसीक्यू नंबर 6 के एवोपरेशन टेक प्लेस फ्रॉम। एवोपरेशन कहाँ से टेक होती है, टेक प्लेस होती है? तो एवोपरेशन ये हमने पढ़ा था जब हम इसका डिफरेंस देख रहे थे बॉइलिंग का और एवोपरेशन का, तो तब हमने समझा था कि एवोपरेशन जो है वो टॉप सरफेस से होती है, बॉइलिंग बॉटम से होती है, थ्रू आउट द लिक्विड होती है। तो राइट आंसर है जी ऑप्शन ए। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 7 है कि रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड वॉल्यूमेट्रिक वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ द सॉलिड। ये स्टूडेंट हम पढ़कर आए हैं कि लीनियर और वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन के दरमियान जो रिलेशन है वो हमारे पास होता है बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा। तो यहाँ देखें कि उन्होंने बीटा लिखा है अल्फा बाई 3 नहीं, बीटा के इक्वल है 3 अल्फा के, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। यहाँ देखें कि बीटा 1.5, ये भी नहीं हो सकता। यहाँ देखें अल्फा इज इक्वल टू बीटा बाई 3, तो अगर हम अल्फा को लिखना चाहें तो हमें ये जो 3 है इसको हमने बीटा के नीचे जाकर यहाँ डिवाइड करना होगा, यानी अल्फा इक्वल होगा बीटा बाई 3। तो ये जो ऑप्शन सी है ये इसका राइट आंसर है। तो नेक्स्ट मूव करते हैं अपने एमसीक्यू नंबर 8 की तरफ। स्टूडेंट एमसीक्यू नंबर 8 है कि हीट एड्स टू अ सब्सटेंस। किसी सब्सटेंस में जब हीट ऐड होती है एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर जब हीट आप ऐड करते हैं तो वो क्या होता है? इट यूज टू, वो हीट कहाँ इस्तेमाल होती है? इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करती है, डिक्रीज करती है काइनेटिक एनर्जी को, इंक्रीज द अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल, डिक्रीज द अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल। स्टूडेंट जब आप मेल्टिंग पॉइंट के अंदर मजीद हीट ऐड करते हैं तो वो हीट उसके टेम्परेचर को चेंज नहीं करती, बल्कि अट्रैक्शन जो होती है पार्टिकल्स के दरमियान उसको डिक्रीज करती है। तो राइट आंसर है जी ऑप्शन डी। नेक्स्ट स्टूडेंट एमसीक्यू नंबर 9 है कि 336 जाउल पर ग्राम is latent heat of fusion of a material. How much heat is required to melt 10 gram of material at its melting point?
कितनी हीट रिक्वायर्ड होगी Q। तो Q आप ये फार्मूला पढ़ कर आए हैं कि Q इज इक्वल टू होता है हमारे पास मैस इनटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, यानी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को आप मैस से मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास हीट आ जाएगी। तो ये हमारे पास है 336 और 10 हमारे पास मैस है, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दें तो ये 3360 जाउल हमारे पास इसका आंसर आता है, विच इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट स्टूडेंट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इंक्रीजेज द रेट ऑफ एवोपरेशन, कौन सा फैक्टर जो है वो इंक्रीज होता है रेट ऑफ एवोपरेशन से, यानी रेट ऑफ एवोपरेशन जो है वो इंक्रीज करता है, रेट ऑफ एवोपरेशन बढ़ता है ज़्यादा। तो डिक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर के कम करने से रेट ऑफ एवोपरेशन ज़्यादा होता है, तो ऐसी बात नहीं है, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो रेट ऑफ एवोपरेशन ज़्यादा होगा। इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी के साथ इन्वर्स रिलेशन है, डिक्रीज होगी ह्यूमिडिटी यानी नमी, हवा में नमी कम होगी तो रेट ऑफ एवोपरेशन ज़्यादा होगा, तो ये बात भी ठीक नहीं है। इंक्रीज इन विंड स्पीड, तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि अगर हवा ज़्यादा तेज़ी से चल रही है तो रेट ऑफ एवोपरेशन जो है वो ज़्यादा होगा, तो राइट आंसर है जी ऑप्शन सी। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 11 है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सॉलिड, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर अ सॉलिड इफ इट्स बीटा इज 9 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -7 पर केल्विन, यानी आपने अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बीटा अगर हमारे पास ये है तो इसका रिलेशन अभी हम देख कर आए हैं कि अल्फा की वैल्यू आप कैसे फाइंड करेंगे, अगर आप ये 3 इधर जाकर बीटा के नीचे डिवाइड कर दें तो बीटा इसके नीचे आपने जस्ट 3 से डिवाइड करना है, तो 3 से इसको सारे को डिवाइड करें तो 3 9 होता है, 3 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -7 आ जाएगा, तो ये कहाँ लिखा है, ये लिखा है जी ऑप्शन ए में, तो राइट आंसर है जी ऑप्शन ए। नेक्स्ट स्टूडेंट देखें द प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज, यानी वो कौन सा प्रोसेस है जिसमें लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जो है वो इन्वॉल्व होती है, तो डेफिनेटली वेपराइजेशन में वेपर बनते हैं, यानी लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में चीज कन्वर्ट होती है, तो ये हमारे पास होगी एवोपरेशन में, तो राइट आंसर है जी ऑप्शन सी। नेक्स्ट मूव करते हैं स्टूडेंट एमसीक्यू नंबर 13 की तरफ। स्टूडेंट एमसीक्यू नंबर 13 हमारे पास है कि द सम एंड द डिफरेंस ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ रियल एंड अपेरेंट एक्सपेंशन ऑफ अ लिक्विड आर इन द रेशियो 2:1। ये जो हमारे पास रेशियो लिखी है ये रियल और अपेरेंट एक्सपेंशन की है ऑफ लिक्विड्स, किसी लिक्विड की, और द रेशियो ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपेंशन एंड अपेरेंट एक्सपेंशन मस्ट बी, तो रेशियो क्या होगी कोफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपेंशन और अपेरेंट एक्सपेंशन की। तो इसके लिए ये है कि आप इस फिगर को कंसीडर करें, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि रियल एक्सपेंशन हम किसे कह रहे हैं और अपेरेंट एक्सपेंशन किसे कह रहे हैं। तो इसके लिए आप इस बात को गौर से सुने कि रियल एक्सपेंशन ऐसी एक्सपेंशन होती है जिसमें लिक्विड की एक्सपेंशन और साथ साथ लिक्विड जिस बीकर के अंदर है उसकी एक्सपेंशन, दोनों एक्सपेंशन अगर आप कंसीडर करें तो इसको हम कहेंगे रियल एक्सपेंशन। लेट्स सपोज ये बीकर है, आप इस बीकर को हीट करते हैं, तो जब आप हीट करेंगे तो ये बीकर भी एक्सपैंड होगा और लिक्विड भी एक्सपैंड होगा, तो दोनों की एक्सपेंशन अगर आप कंसीडर कर रहे हैं तो इसको हम रियल एक्सपेंशन कहेंगे, जिसे हम गैमा आर से रिप्रेजेंट करते हैं। और अपेरेंट एक्सपेंशन ये है कि सिर्फ और सिर्फ आपने इस लिक्विड की एक्सपेंशन कंसीडर करनी है, इस बीकर की एक्सपेंशन कंसीडर नहीं करनी, तो इसको हम कहेंगे अपेरेंट एक्सपेंशन, जिसे आप गैमा ए से अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ हमारे पास जो उन्होंने क्वेश्चन दिया है उसमें है कि द सम एंड द डिफरेंस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपेंशन, रियल एंड अपेरेंट एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड आर इन द रेशियो, यानी सम और डिफरेंस, ये देखें ऊपर सम हमने कर दिया इन दोनों की रेशियो, इन दोनों का सम कर दिया रियल एक्सपेंशन और अपेरेंट एक्सपेंशन का, और नीचे इन दोनों का डिफरेंस कर दिया और इन दोनों की रेशियो ले ली, दैट मीन इन दोनों को डिवाइड कर दिया। तो अगर आप इन दोनों को डिवाइड करें तो ये होता है 2/1 होता है, नीचे 1 नहीं लिखा, इसका कंफर्म मतलब है कि नीचे 1 ही है, 2 के नीचे 1 है। ये हमने खुद से नहीं लिखा, फार्मूला नहीं बनाया, बल्कि इसकी स्टेटमेंट से हमने ये बनाया है कि द सम एंड द डिफरेंस of the coefficient of real and apparent expansion of liquid are in the ratio 2:1, यानी सम और डिफरेंस की जो रेशियो है वो 2:1 है। तो इसको अगर आप फर्दर सॉल्व करें, यानी ये जो इधर डिवाइड हो रहा है गैमा आर माइनस गैमा अल्फा, इसको आप 2 से इस तरफ जाकर मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास एट द एंड इस तरह की इक्वेशन बनेगी। यहाँ क्योंकि एमसीक्यूज है मैंने सारा सॉल्व नहीं किया, एट द एंड जो है वो सिर्फ सॉल्व करके दिखाया जा रहा है। तो इन दोनों के दरमियान जो रेशियो बनेगी वो ये हमारे पास बनेगी गैमा आर इज इक्वल टू 3 टाइम गैमा अल्फा। तो गैमा अल्फा को आप इधर नीचे जाकर डिवाइड कर दें तो ये बनेगी गैमा आर ओवर गैमा अल्फा इज इक्वल टू 3/1। तो राइट आंसर इसका आ जाएगा 3/1, क्योंकि गैमा आर रियल है और जो अपेरेंट एक्सपेंशन है वो गैमा अल्फा है, तो गैमा आर और गैमा अल्फा की जो रेशियो होगी वो 3:1 होगी। तो राइट आंसर है जी इसका ऑप्शन डी।
नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास लास्ट एमसीक्यू है, वो ये है कि लेटेंट हीट ट्रांसफर टू द एनर्जी अब्जॉर्ब और रिलीज बाय द सब्सटेंस ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। लेटेंट हीट रेफर करते हैं हम बेसिकली उस एनर्जी को जब कोई सब्सटेंस एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है या रिलीज करता है जब वो अपनी स्टेट को चेंज कर रहा होता है। लेकिन इस टाइम क्या होता है, बट विद नो चेंज इन टेम्परेचर, लेकिन उस टाइम उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होता। हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, मजे की बात है कि हीट एब्जॉर्ब कर रहा है लेकिन टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा। What does latent heat mean in this context? latent heat का क्या मतलब है इस कॉन्टेक्स्ट में? तो इस कॉन्टेक्स्ट का मतलब है कि हीट जो है वो छुपी हुई है, तो latent का मतलब होता है हिडन। तो राइट आंसर है जी ऑप्शन सी। तो स्टूडेंट इसके साथ हमने अपने एमसीक्यू जो है वो दोनों चैप्टरों के कर लिए, समझ लिए। अगर कोई भी क्यूरी है या क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिए। मिलेंगे न्यू वीडियो लेक्चर के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।